राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। इससे पहले 14 अगस्त को राहुल ने कहा कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। ये उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित, समावेशी और न्याय संगत वैक्सीन पहुंच रणनीति की आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी एक के बाद एक केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपने देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार को खास तौर पर मोदी जी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर सोनिया गांधी है, वो भी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमला करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब वैक्सीन को लेकर भी कहा गया है कि राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट के माध्यम से कि वैक्सीन के अंदर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती तो वैक्सीन जल्दी आ सकती थी और कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सकता था। मगर कहीं ना कहीं जो इतनी मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर थोपते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका अभी भी लगातार राहुल गांधी निभा रहे हैं। तो देखना होगा किस तरीके से लगातार सत्ता को घेर सकते हैं, जो केंद्र सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव तिवारी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है और दुनिया के तमाम देश जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भी जुटे हुए हैं। कुछ सेकंड फेज में भी जा रहे हैं और कुछ कहीं पर थर्ड फेज का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़े करना, देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो वैक्सीन के कह सकते हैं वैक्सीन की जो तैयारी चल रही है, अभी कह सकते हैं जो थर्ड ट्रायल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर चिंता का विषय बनता है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन बननी चाहिए थी वो लगभग काफी समय पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि जितनी देरी की जा रही है उतने ही जो जनता है वो परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं जो कोरोना से मौतें हो रही है वो उसके जिम्मेवार भी केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है। तो देखना होगा राहुल गांधी किस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं और आगे के लिए, और देखना होगा किस तरीके से सरकार जो है वो किस तरीके से जवाब देती है राहुल गांधी का। जी, क्या ये सिर्फ जो आने वाले उपचुनाव हैं उन्हीं को लेकर ही किया जा रहा है? देखिए, एक तरफ तो कह सकते हैं बिहार इलेक्शन है, उसके बाद में दिल्ली इलेक्शन भी आएंगे और कहीं ना कहीं ये जरूर है ये सारी जो कवायद की जा रही है वो लगभग कह सकते हैं इलेक्शन के तौर पर ही की जा रही है। क्योंकि एक तरफ सरकार है कि जो सत्ता के अंदर सरकार है, दूसरी तरफ जो विपक्ष के अंदर भूमिका निभा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका जरूर है। क्योंकि एक बीजेपी और एक कांग्रेस दोनों ही ऐसी पार्टी है जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा, ये जरूर है जो बयानबाजी की जा रही है वो शायद इलेक्शन के मद्देनजर रख करके ही की जा रही है। जी राजीव तिवारी, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद ही अपनी पार्टी में घिरती हुई नजर आ रही है। अगर अध्यक्ष पद की बात करें कांग्रेस पार्टी के, तो उसी को लेकर भी तकरीबन 23 विधायक जो है, नेता जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को। ऐसे में वो खुद ही घिरते हुए नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से CPWC के जो 23 जो नेता थे उन्होंने एक पत्र लिखा था अंदर जो कह सकते हैं जो पदों को लेकर, क्योंकि ये जो पद खाली हुए हैं या फिर ये कह सकते हैं जो जिन पदों के लिए कार्य नहीं किया जा रहा था या फिर जो अधिकारी जो नेता जो बैठे हुए थे वो कार्य नहीं कर रहे थे सही से, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर एक पत्र लिखा गया था। मगर हाँ, आप जरूर स्पष्ट है क्योंकि 6 महीने के लिए अभी अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी दोबारा से उपस्थित है और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अंदर खाने जरूर आई थी कांग्रेस पार्टी में, सोच किया जा सकता है। जी राजीव तिवारी, कहीं ना कहीं एक टूट नजर आई थी पार्टी के अंदर। देखिए, बिल्कुल बता दें, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर गुट जरूर बने हुए हैं, क्योंकि एक गुट सोनिया गांधी को पसंद करता है तो दूसरा गुट राहुल गांधी को पसंद करता है और तीसरा जो गुट है वो प्रियंका गांधी को पसंद करता है। मगर कहीं ना कहीं जो अंदर फूट पड़ी हुई है वो कांग्रेस पार्टी को खुद को भी पता है कि अंदर कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर है और किसको मजबूती किस तरीके से देनी चाहिए या फिर दिलानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, कोशिश यही की जा रही है कि पार्टी को किसी तरह से मजबूत किया जाए और बीजेपी को हटाकर सत्ता के अंदर बैठने की कोशिश जरूर की जा रही है। इसीलिए मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ काम कर रही है, सक्रिय नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हम राहुल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, मजबूत तो नहीं कह सकते मगर हम मजबूत होने की जरूर कोशिश जरूर कर रहे हैं। मगर एक तरीके स्पष्टता जरूर है इसके अंदर, जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी के ट्वीटों का या फिर कहें कांग्रेस पार्टी के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी उनका शायद जवाब नहीं देना चाहती, यानी केंद्र सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी, वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और देखना होगा कि जवाब कब तक नहीं आता है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी घेरा जा रहा है और यहाँ तक कि महामारी को लेकर भी घेरा जा रहा है और अर्थव्यवस्था जो कमजोर है उसको भी लेकर घेरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े कर रहे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जवाब देना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जनता भी उसी को पूछ रही है और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन टाइम चल रहा है शायद उसके अंदर भी जवाब देना पड़ेगा। जी राजीव तिवारी, वहीं कोरोना के मुद्दों की बात की जाए, अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो दिल्ली में जहां एक और मामले कम नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर फिर से अब मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते जो रफ्तार काफी हद तक थम चुकी थी और जिसको दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब दोबारा से वही स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आनी है दिल्ली सरकार के आगे, मगर कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर कहें अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके द्वारा यही चीज कोरोना महामारी फैलाई जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना कर रहे हैं और जो दिल्ली के खुद जनता है वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गिनती बढ़ रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर जनता और सरकार दोनों ही मिलकर कार्य करें, तभी जाके इससे बचा जा सकता है। जी राजीव तिवारी, वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से ट्विटर पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तो युवाओं में एक अपनी पकड़ बना पाएंगे? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कह सकते हैं युवा क्या खुद राहुल गांधी और युवाओं को खींचने की जो कवायद है वो राहुल गांधी के लिए सर पे डाली गई थी और जिम्मेवारी राहुल गांधी के कंधों पर है। मगर देखना होगा जिस तरीके से युवा कांग्रेस से टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राहुल गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भाई युवा वापस उनकी पार्टी की तरफ आ सके, यानी कि उनकी तरफ आ सके। मगर ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये युवाओं पर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस पार्टी खुद अंदर खाने मजबूत नहीं होगी तो शायद युवा उनकी तरफ इतनी जल्दी आकर्षित नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही है और शायद युवाओं को जब तक अपनी तरफ नहीं लेके आया जाएगा तो राहुल गांधी भी जानते हैं कितनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभानी है और कितने युवाओं को अपनी तरफ खींचना है। तो देखना होगा मजबूत पार्टी कब बन के सामने आती है, जनता के सामने है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के सभी बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। 29 अगस्त को सांसदों के संग बैठक करेंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राज्य से पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। डिजिटल माध्यम से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिससे कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जा सके। नड्डा ने पिछले दिनों डिजिटल माध्यम से बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित किया था। सरगर्मियां पूरी तरह से तेज यहां पर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमर कस ली है, मोर्चा संभाल लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश झा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश झा, बीजेपी ने कमर कस ली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी, बीजेपी ने बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जो ग्रास रूट का संगठन है शक्ति केंद्र, वहां पर मीटिंग बराबर हो रही है। हर शक्ति केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को जोड़ा जा रहा है
और उसकी मीटिंग की रिपोर्ट और मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश स्तर के नेता और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिल्कुल पूरी तरह से अपनी ताकत लगा चुके हैं बिहार चुनाव में। अभी भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश भाजपा के, उनका बयान आया है कि किसी भी स्थिति में एनडीए 220 सीटों पर जीतेगी और नीतीश कुमार यहाँ फिर से सीएम बनेंगे। तो एक तो संगठन लेवल की तैयारी चल रही है, दूसरी एनडीए में जो गठबंधन का पेच था चिराग पासवान को लेकर, वो भी सुलझता दिख रहा है। 100, 110 और 33 ये इस अनुपात में सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। उसकी औपचारिक घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। और एक बड़ा परिवर्तन किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनाव की कमान दी गई है और वो यंग हैं और वो भी वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। कार्य समिति की मीटिंग हो रही है। हर लेवल पर बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में है और पूरी तैयारी में लगी हुई है। जी, किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? देखिए, बीजेपी ने तो जो अपना काम किया है, यहाँ एनडीए ने उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। विकास के मुद्दे पर ये एक बड़े कैनवास में आप देखेंगे तो विकास का मुद्दा है। और दूसरी छोटे स्तर पे धर्म और जाति की जो राजनीति बिहार में चल रही है, उस स्तर पर भी छत्रपों को तैयार किया जा रहा है। टिकटों का बंटवारा जातीय आधार पर और धार्मिक संतुलन के आधार पर किया जाएगा। ये बातें अंदर खाने चल रही है, लेकिन मुद्दा विकास का होगा। बड़े कैनवास पर जनता को यही दिखाया जा रहा है। इधर एनडीए सरकार के मुखिया बिहार में नीतीश कुमार ने बिल्कुल खजाना खोल दिया है। घोषणाओं की झड़ी लग गई है। रोज नई नई घोषणाएं होती हैं, शिलान्यास होता है और जनता को लुभाने का प्रयास जारी है। जी, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के बीच में यहाँ पर टक्कर नजर आ रही है? टक्कर तो बिल्कुल एनडीए और यूपीए का ही होगा। महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर होगा। अभी तीसरा कौन बिहार की राजनीति में बनता दिख नहीं रहा है। आगे क्या होगा, लोग लगे हुए हैं तीसरा मोर्चा बनाने में और उसकी मजबूती जनता के सामने लाने में, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। चुनाव महागठबंधन वर्सेस एनडीए ही होना चाहिए। जी, 29 अगस्त को जो बैठक की जाएगी उसमें कौन कौन से तमाम जो सांसद है, कौन कौन बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, 29 तारीख की मीटिंग में जेपी नड्डा होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री सबको लाया जाएगा सामने और उनके फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त को वहां कुछ घोषणा दिल्ली में होगी। पहले बीजेपी अपने सभी नेताओं का फीडबैक लेगी। उस फीडबैक के आधार पर जो रिपोर्ट आएगा तब वो गठबंधन के अन्य घटक दलों से बात करेगी और सीटों की औपचारिक घोषणा की संभावनाएं दिखती हैं। बैठक की बात करें तो क्या ये बैठक वर्चुअल होगी, और अगर वर्चुअल नहीं होगी तो क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? देखिए, कहा तो यही जाता है कि बैठक वर्चुअल होगी और अगर वर्चुअल नहीं होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी होती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। पूरे बिहार में आप आएंगे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है। वर्चुअल रैली केवल दिखावे के लिए हो जाती है और वर्चुअल रैली का लाभ सभी राजनेता जानते हैं, राजनीतिक पार्टी जानती है कि वर्चुअल रैली का लाभ बिहार में बहुत ज्यादा मिलने वाला है नहीं। इसलिए जैसे चुनाव आयोग ने 5 आदमियों का लिमिटेशन बनाया है, ये दिखाने के लिए तो 5 आदमी ही होंगे, लेकिन पूरा ग्रुप जाएगा कार्यकर्ताओं का और गांव में कैंपेन होगा और सरकार जिनकी है वो अपना काम करेंगे और किसी तरह के इसमें कोई आपराधिक मुकदमा या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन वाला मामला नहीं बनेगा। ये बिहार है और यहाँ पे घोषणाएं कुछ और होती हैं और धरातल पर कुछ दिखता और है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के सभी बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई गई है।